ये शरीर इस कुदरत का बहुत बड़ा आविष्कार है दोस्तों। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म्स चलते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं आज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में कि वो क्यों बनाए गए हैं, कहाँ पे वो एक्ट करते हैं, उनको हम देखने वाले दोस्तों। तो ये फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों। और आज के इस सेशन को यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो, हमारा जब बॉडी एक जगह पे रुक जाता है, शरीर जब शांत होता है, जब आराम के कंडीशन में होता है, तो उसका बीपी नॉर्मल चलते रहता है। लेकिन कोई अगर इंसान भाग करके आता है, एक्सरसाइज करके आता है, तो उसका बीपी बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये अपने आप में एक कुदरत का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये होते रहता है। लेकिन अगर कोई इंसान आराम से बैठा हुआ है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो ये एक अपने आप में तकलीफ है, उस शरीर का तकलीफ है दोस्तों, वो एक डिसीज़ है। तो वो बॉडी उस डिसीज़ के साथ में नहीं जी सकती, उसको दिक्कत होती है जीने में। तो उसी बढ़े हुए बीपी को, ठीक है, अब यहाँ पे हम बीपी की बात करें तो इसीलिए हम बीपी के बारे में बोल रहे हैं। जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है नॉर्मल बॉडी के कंडीशन में, तो वो उस शरीर को तकलीफ दे रहा है, और उस शरीर को उस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए हमें ऐसे कुछ ड्रग बनाने पड़े, जिसे हम एंटी हाइपरटेंसिव बोलते हैं, जो हमारे इस ब्लड प्रेशर को, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को किसी तरह से नॉर्मल में पोजीशन में लेकर के आए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो सिस्टम से इसे डिस्कस करेंगे। एक जो है बैरो रिसेप्टर द्वारा जो एक्टिवेट होती है रास सिस्टम, और सेकंडली वो है जो बैरो रिफ्लेक्सेस की तरीके से एक्ट होती है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो चलिए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं, ताकि इसके आने वाले अगले जो कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स है उसको भी समझने में हमें आसानी हो, और हर एक सवाल जो इस चैप्टर पे बने उसका आप जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है एंटी हाइपरटेंसिव, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई फार्मासिस्ट ग्रेड बी ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई अदर फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो समझिएगा, अगर नॉर्मली कभी हमारा बीपी लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो हमारे बॉडी में जो किडनी है, किडनी को रीनाल बोलेंगे। ठीक है, तो रीनाल ब्लड फ्लो जो है, बीपी कम होने की वजह से किडनी को जो ब्लड जा रहा है वो कम हो जाएगा। अब किडनी को अगर ब्लड फ्लो जो कम आ रहा है, उसकी वजह से उसमें जो बैरो रिसेप्टर होते हैं, बैरो यानी होता है एक प्रेशर, बैरो का मतलब होता है प्रेशर, तो वहां पे कुछ प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो रहा है ना, वहां पे तुरंत जैसे सायरन बजता है उस तरीके से वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, और रिसेप्टर बताते हैं किसके जरिए, इस रेनिन के जरिए। तो वहां पे ये रेनिन का सिक्रीशन काफी हद तक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अब रेनिन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो ये रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वहां पे केमिकल, उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने का काम करता है, और एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करने का काम करेगा ये एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होते हैं, वो एंजियोटेंसिन 2 में उसका कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो लेवल है एंजियोटेंसिन 2 की, वो बढ़ जाती है, और इसकी बढ़ने की वजह से अल्डोस्टेरोन का लेवल जो है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, अल्डोस्टेरोन का लेवल जब बढ़ जाता है, ये हार्मोन है, और ये बढ़ने की वजह से जो सोडियम और वाटर जो है वो हमारे पेशाब से बाहर जाने की मात्रा कम हो जाती है, और बॉडी में इनकी मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। तो यहाँ पे देखो, आर है रेनिन का, ए है एंजियोटेंसिन का, फिर से दूसरा ए है अल्डोस्टेरोन का, और यस है यहाँ पे सोडियम वाटर के लिए हम बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये तो सिस्टम का है यस यहाँ पे, लेकिन हमें याद रखने के लिए हम सोडियम वाटर को बोलेंगे यस। तो यहाँ पे देखो, ब्लड प्रेशर लो हो गया तो रेनिन का लेवल बढ़ गया, एंजियोटेंसिन 2 का लेवल बढ़ गया, अल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, तो सोडियम एंड वाटर का लेवल बढ़ गया दोस्तों। अब इससे क्या होता है, सोडियम एंड वाटर का लेवल बढ़ गया तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया दोस्तों, और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये एंजियोटेंसिन 2 के यहाँ पे गौर करिएगा, जब एंजियोटेंसिन 2 का लेवल बढ़ जाता है, ये अपने आप में एक वासो कॉन्स्ट्रिक्शन है। जैसे
पाइप से जब पानी जाता है, उस पाइप को अगर हम प्रेशर से दबाते हो तो पानी और प्रेशर से आता है ना, तो वहां पे हम उसको दबा करके क्या कर रहे हैं, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका पेरिफेरल रेजिस्टेंस है जो है वो बढ़ रहा है, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर वहां पे बढ़ रहा है, उस पानी का प्रेशर वहां पे बढ़ रहा है ना। प्रेशर से पानी आता है, तो वहां से हम गाड़ियां वगैरह धोते हैं, तो वो प्रेशर होता है उसका, उतने प्रेशर में वो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है ना, क्योंकि वहां पे वासो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये एंजियोटेंसिन 2 एक वासो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, ये दोनों को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है, आर्टरी एंड वेन को। ठीक है, तो देखिएगा अब हमने ड्रग कैसे बना दिए इस ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए। अब ये ब्लड प्रेशर लो था, तो ये बॉडी का मैकेनिज्म है, कुदरती ये तरीका है कि बीपी को वो नीचे जाने वाले बीपी को नॉर्मल तक लेके आए। लेकिन अगर ये हमारे शरीर को तकलीफ दे रही है, बेवजह बीपी बढ़ रहा है, तो हमें कुछ ड्रग दे करके इस बीपी बढ़े हुए बीपी को नॉर्मल लाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि वो शरीर नॉर्मल रहे, डिसीज से बचे, है ना। तो यहाँ पे रेनिन का एक ड्रग होता है, रेनिन इनिबिटर, जो यहाँ पे बैरो रिसेप्टर ने बताया है कि बीपी लो होने की वजह से किडनी को जो ब्लड का सप्लाई था वो कम हो रहा है भैया, तो वो अब रेनिन को बढ़ाएगा, तो इस रेनिन को वो ना बढ़ाए, तो इसलिए इस रेनिन के ही यहाँ पे इनिबिटर हमने बना दिया एलिस्किरेन, जिसका नाम है। एलिस्किरेन के नाम में देखो रेन आ रहा है, रेन से याद रखिएगा ये रेनिन के बढ़ते हुए लेवल को इनिबिट करेगा, रेनिन को इनिबिट करेगा एलिस्किरेन, रेनिन का एक इनिबिटर है। अब जब ये रेनिन जो है, ये रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, और एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन है एंजियोटेंसिन का, ये जो कन्वर्जन है यहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये कन्वर्जन कर रहा है, तो इस एंजाइम का कहाँ यहाँ पे इनिबिटर हम बना देते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के इनिबिटर, जो जिसका सफिक्स होता है प्रिल, है ना। लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल जैसे ड्रग यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे एस इनिबिटर, जिससे एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 2 में नहीं होगा, फिर आगे का प्रोसेस तो रुक जाएगा ना। फिर यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 जो है अपने एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर पर जाकर के कनेक्ट होकर के ये वासोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट दे रहा है, तो हम यहाँ पे वो रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट जो है 81 रिसेप्टर का नाम होता है एंजियोटेंसिन 1, तो ये एंजियोटेंसिन 2 को कनेक्ट करके काम करता है। तो 81 रिसेप्टर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर के यहाँ पे ब्लॉकर हम यूज कर सकते हैं, जिनका सफिक्स होता है सर्टान, सर्टान जो होता है लोसर्टान ड्रग होता है, तो ये सर्टान जो सफिक्स आता है ना, तो वो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सर्टन अरेबियंस करके याद रखो, अरब अरब जो है सर्टन अरब, तो सर्टन जो सफिक्स आता है वो AR बीच के क्लास में आते हैं। ठीक है, लोसर्टान ड्रग को याद रखिए। तो यहाँ पे आगे देखिएगा, जब आप यहाँ पे ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये खुद में एक वासोकंस्ट्रिक्टर है, आर्टरी एंड वेन को कंस्ट्रिक्ट कर सकता है, तो ये कंस्ट्रिक्शन की वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, उसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है, तो हम इस वासो कंस्ट्रिक्शन को वासो डायलेशन में अगर कन्वर्ट कर दे, तो यहाँ पे कुछ वासो डायलेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई आर्टरी को सिर्फ और सिर्फ आर्टरी को डायलेट करे, या फिर कुछ दोनों को भी डायलेट करने वाले हैं, तो उस तरीके के वासो डायलेटर्स हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा भैया, और बीपी भी कम हो जाएगा। जिससे इसमें ड्रग आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आर्टरी को डायलेट करने का काम करेंगे, मिनॉक्सिडिल वो जो ड्रग यहाँ पे आता है, डायजॉक्साइड यहाँ पे आता है, हाइड्रोलाजिन जैसे ड्रग यहाँ पे आते हैं दोस्तों, और ड्रग होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, जो दोनों को डायलेट करके काम करता है। ठीक है, प्री लोड आफ्टर लोड दोनों को कम करके काम करेगा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। फिर एक ड्रग है सोरालासिन, ये सोरालासिन क्या है, ये एंजियोटेंसिन 2 का एनालॉग है, इसी के जैसे दिखता है। तो इसी के जैसे दिखने की वजह से जो एंजियोटेंसिन जहाँ पे जाकर के एक्शन बताता है, तो वहाँ पे ये सोरालासिन उसमें बाधा बना देता है दोस्तों, जिससे वासोकंस्ट्रिक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, वासोकंस्ट्रिक्शन का ये इनिबिटर करके काम करेगा, एंजियोटेंसिन 2 का एनालॉग सोरालसिन। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक करते हैं, जिससे कैल्शियम की एंट्री नहीं हो पाती है, चाहे वो वेन में हो, आर्टरी में हो, या फिर खुद हार्ट में हो।
जब कैल्शियम नहीं जा पाएगा तो वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो कुछ जाहिर सी बात है वहां पे डायलेशन हो जाएगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा भैया। फिर आगे यहाँ पे चलिएगा, ये एंजियोटेंसिन 2 का लेवल बढ़ने की वजह से अल्डोस्टेरोन का लेवल जो बढ़ रहा है और इसके बढ़ने की वजह से सोडियम वाटर का रिटेंशन हो रहा है, वो बॉडी में बढ़ रहा है, जो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा रहा है दोस्तों, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, जिससे बीपी बढ़ रहा है। तो इस बढ़ते हुए सोडियम वाटर रिटेंशन को, इस बढ़ते हुए ब्लड वॉल्यूम को अगर हम रोक पाए तो यहाँ पे हम बीपी को लो कर सकते हैं। जैसे डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स का काम क्या है, पेशाब के द्वारा हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है उसको फिल्टर कर करके किडनी के द्वारा वो बाहर जाता है यूरिन में। तो ब्लड का ही जो कंपोनेंट है, जो फालतू है, उसको पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, सोडियम वाटर को बाहर निकाला जाता है। अल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लेरिनोन करके। तो यहाँ पे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अल्डोस्टेरोन के बढ़ते लेवल को रुका दे, उसकी बढ़ने में की लेवल में रुकावट पैदा करे। तो डायरेटिक्स है यहाँ पे, उनका भी इस्तेमाल कर, थायराइड डायरेटिक्स है, लूप डायरेटिक्स है, तो उनका भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, जिससे ये ब्लड वॉल्यूम हम रोक दे और इसका जो बढ़ता हुआ बीपी है उस पेशेंट का हम रोक सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारा कंसेप्ट ठीक में समझ आया होगा। अब यहाँ वाला थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से विस्तार में इसका डायग्राम निकाल के बता देता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पे हमने बोला था एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 1 में होता है। कब होता है ये? जब हमारे किडनी को ब्लड का सप्लाई कम जाता है तो उसके अंदर जो बैरो रिसेप्टर होते हैं वो रेनिन का सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, और ये बढ़ता रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 1 में करता है, और एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 2 में ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम करते हैं दोस्तों। और ये एंजियोटेंसिन 2 जो है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर, जिसे हम 81 रिसेप्टर बोलेंगे, इस रिसेप्टर को ये एंजियोटेंसिन 2 मॉलिक्यूल जाकर के बाइंड होकर के वासो कंस्ट्रिक्शन वाला इफेक्ट देगा, जिससे ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिससे ये बीपी बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब यहीं पे हमने जो ड्रग देखे थे उनको एक बार देख लेते हैं। तो रेनिन का इनिबिटर हमने बोला था एलिस्किरेन, इसके आखिरी में रेन है, जो रेनिन को यहाँ पे हमें याद दिलाएगा, जो यहाँ रेनिन को इनिबिट करेगा दोस्तों, जिससे ये कन्वर्जन नहीं होगा, ये स्टेप यहाँ पे ब्लॉक होगा, आगे का प्रोसेस नहीं होगा, बीपी लो हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 1 to 2 जो कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्टिंग एंजाइम के इनिबिटर जो है, जिनका सफिक्स प्रिल है, कैप्टोप्रिल, एनाराप्रिल, लिसिनोप्रिल वाले। फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है ये खुद अपने रिसेप्टर 81 रिसेप्टर को जाकर के ब्लॉक होकर के वासो कंस्ट्रिक्शन वाला इफेक्ट दे रहा है। यहीं पे हम ARBs, एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करेंगे, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जिन ड्रग्स में सफिक्स में सर्टान आता है दोस्तों, जैसे लोसर्टान वाला ड्रग है ना, लोसर्टान करके, तो ऐसे ड्रग यहाँ पे आएंगे। और फिर हमने एक ड्रग बोला था आपको सोरेलासिन करके, जो एंजियोटेंसिन 2 का एनालॉग है, उसी के जैसा दिखता है, तो इसीलिए वो एंजियोटेंसिन 2 के जगह पर काम करके एंजियोटेंसिन 2 का वासो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट को रोक देगा। तो इस तरीके से ये ड्रग आपके ध्यान में आ चुके होंगे। ये पूरे ड्रग जो है वो रास सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं दोस्तों। रास सिस्टम, आर जो है रेनिन बढ़ रहा है, एंजियोटेंसिन 2 बढ़ रहा है, अल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है, और यस यानी सोडियम वाटर बढ़ रहा है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए जो सेकंड स्टेप है हमारी उसकी तरफ बढ़ेंगे, जो है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम द्वारा जो बैरो रिफ्लेक्सेस की तरीके से जो काम करते हैं, उसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये लो जो बीपी हो रहा है वो ना कि सिर्फ किडनी की तरीके से एक्ट होता है रास सिस्टम से, बल्कि ये एक्ट होता है हमारे दिमाग के अंदर भी थोड़ा सा चेंजेस करके। तो दिमाग के अंदर क्या है, हमारा दिमाग जो है CNS सिस्टम जो है, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो उसमें जो दो सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड सिंपैथेटिक सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है सिंपैथेटिक सिस्टम वाला, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। जब अगर नॉर्मल इंसान में बीपी लो हो चुका है तो वो अपने आप एक्टिवेट होगा, खुद ब खुद एक्टिवेट होगा ये सिंपैथेटिक सिस्टम। और ये कौन से न्यूरो रिसेप्टर से काम करता है, ये जो सिक्रीट करता है, तो ये जिसका जो सिक्रीशन होता है वो होता है नॉर एड्रेनालिन। तो नॉर एड्रेनालिन केमिकल से ये काम करता है दोस्तों, और जो एक्टिवेट होने की वजह से हमारे बॉडी में एक प्रेरणा, एक
बहुत उत्साह तैयार होता है ना। जो यहाँ पे बीपी लो हुआ है तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है नॉर एड्रेनालिन वो हमारे बॉडी में एक संचार लाता है जिससे हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है ना। तो इसमें क्या होता है, जब नॉरएड्रेनालिन सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है तो इससे नॉरएड्रेनालिन जो सिक्रीट होता है वो हमारे जो हार्ट होता है उस पर बीटा 1 नाम के जो रिसेप्टर होता है वहां पे अगर नॉरएड्रेनालिन चिपक जाए तो वो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। दोस्तों कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह मैं आपको बोलूं, या तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से भी कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, जैसे आपने अभी देखा था सोडियम एंड वाटर रिटेंशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ा। और कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह ये भी होती है कि हार्ट रेट बढ़ जाए, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाए तो भी कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, याद रखिएगा ये। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ रहा है, वहां पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह जो है ब्लड वॉल्यूम बढ़ना होता है या फिर हार्ट रेट और उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ना भी होता है। तो यहाँ पे ये कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा जिसकी वजह से ये बीपी बढ़ेगा दोस्तों। फिर ये दूसरा वाला मैकेनिज्म देखिए, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं तो स्मूथ मसल्स होते हैं वहां पे जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं अल्फा 1। यहाँ पर भी ये न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम वाला न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन। तो वो भी यहाँ पे जब चिपक जाता है एड्रेनालिन तो ये इसको भी एक्टिवेट करके इसका कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ाता है। और जब कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता है, देखो पानी का पाइप हम जब से दबा देते हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, उसी तरीके से ये स्मूथ मसल्स पे जो अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं उनको वो न्यूरोट्रांसमीटर जब चिपक जाता है तो वो भी वासो कॉन्स्ट्रिक्शन वाला एक्शन देगा, जिससे जिससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये नॉर्मली तो बॉडी तो कुदरती तरीका है जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, लो कर रहा है, हाई कर रहा है। लेकिन अगर ये बॉडी में दिक्कत करती है डिसीज की वजह से, अगर ये बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है, जैसे नॉर्मली इंसान बैठा है और बीपी बढ़ चुका है तो वो तो हमारे बॉडी को तकलीफ देगा ना, तो उसे तो हमें नॉर्मल करना जरूरी है। तो ऐसे पेशेंट के लिए यहाँ पे दवाइयाँ बनाई जा चुकी है दोस्तों, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो देखिए जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम अपने आप में एक्टिवेट हो रही है तो उसको तोड़ने का काम करने के लिए भी ड्रग बनाए, जैसे इसमें से नॉरएड्रेनालिन बाहर आ रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसको हम रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे, ये क्लोनिडीन मिथिल डोपा जैसे रिलीज हुआ उसको वापस ये न्यूरॉन के अंदर भेजने का काम करेंगे, क्लोनिडीन मिथिल डोपा जैसे ड्रग, ठीक है। क्लोनिडीन उसको अंदर लेके जाएगा अल्फा 2 रिसेप्टर के माध्यम से, मिथिल डोपा जो है ये फाल्स न्यूरोट्रांसमीटर करके उसके साथ में compete करेगा, तो ये मिथिल डोपा भी उसके लेवल को आगे तक नहीं लेके जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है रिजरपाइन, ये उसके वेसिकल के ऊपर एक्ट होता है दोस्तों। गोनिथिडीन ये भी वहाँ पे एक्ट करता है। नेक्स्ट है पेंटोलिनियम है, गैंग्लियन ब्लॉकर यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये न्यूरॉन ब्लॉकर है दोस्तों। फिर ये इस तरीके से ये न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन का लेवल को कम करने का काम करते हैं, जिससे नॉरएड्रेनालिन एक्टिवेट नहीं होगा, आगे काम नहीं करेगा दोस्तों, आगे बीपी नहीं बढ़ेगा। फिर अगर यहाँ से नॉरएड्रेनालिन निकल भी जाता है तो हार्ट के ऊपर जो बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे हैं तो उस बीटा 1 रिसेप्टर के अगर हम ब्लॉकर्स दे दे तब भी हमारा कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ेगा और बीपी नहीं बढ़ेगा। यहाँ नीचे अल्फा 1 रिसेप्टर जो है स्मूथ मसल के ऊपर, वो जो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन दिखा रहे हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जहाँ पे बढ़ रहा है, तो उन रिसेप्टर्स के अगर हम ब्लॉकर दे दे, अल्फा ब्लॉकर्स करके जो ड्रग है प्राजोसिन, फेंटोलिनियम, उसमें होता है फिनॉक्सामाइन जैसे ड्रग है, फेंटोलामाइन, तो वो अल्फा ब्लॉकर्स भी यहाँ पे काम करेंगे तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिससे बीपी कम हो जाएगा। या बीटा ब्लॉकर जैसे एटेनोलॉल ड्रग है, यहाँ पे लॉल वाले प्रोप्रानोलॉल, एटेनोलॉल, पिंडोलॉल जैसे ड्रग आएंगे यहाँ पे जो बीटा को ब्लॉक करेंगे दोस्तों, है ना, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन अल्फा बीटा ब्लॉकर्स, ये दोनों रिसेप्टर को अगर ब्लॉक करे, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स इनके जैसे ड्रग होते हैं ये कॉम्बिनेशन वाले, जैसे लाबिटालॉल ड्रग आएगा, कार्वेडिलॉल जैसे ड्रग आएंगे अल्फा बीटा ब्लॉकर, तो वो यहाँ पे काम करेंगे दोस्तों, जिससे कार्डियक आउटपुट कम होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा और बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप काफ़ी यहाँ पे समझ चुके होंगे जो हमारे एंटी हाइपरटेंसिव के क्लासिफिकेशन में जो ड्रग आते हैं वो कहाँ कहाँ एक्ट होते हैं दोस्तों, उनकी जगह कहाँ पे है। तो इसके अंदर जो भी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स है उसको भी हम आगे एमसीक्यूज के ज़रिए आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और ये जो पीडीएफ है इसको हम अभी टेलीग्राम चैनल जो है हमारा
प्राइवेट फार्मा नोट्स का चैनल, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे इसे शेयर करेंगे दोस्तों। और अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल के PDF मेंबरशिप को आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों। ये कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी दरखास्त है, गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।